हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। मेरे अपने साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग में हम लोग समझ रहे थे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे डेफिनेशन को समझा था और जाना था। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बताते रहें, आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे उन सारे के सारे वीडियो से रिलेटेड। आगे हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि लायबिलिटीज़ क्या होती है और समझेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है। लायबिलिटीज़ में हम लोग समझने वाले हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इक्वेशन को हम लोग समझेंगे सही तरीके से, क्लासिफिकेशन क्या है लायबिलिटीज़ का, फिर हम लोग जब ट्रेड रिसीवेबल्स में आएंगे तो इसके डेफिनेशन को समझेंगे, फिर समझेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल्स का भी क्लासिफिकेशन क्या कहता है। हम लोग सबसे पहले समझते हैं लायबिलिटीज़ क्या होती है। लायबिलिटीज़ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आ जाती होगी कि कोई भी ऐसा बर्डन हमारे ऊपर आ रहा है, ऑब्लिगेशन आ रहा है, दबाव आ रहा है। तो इसी बात को भी हम समझने वाले हैं, लायबिलिटीज़ को, इसी बात को ध्यान में रख करके कहा गया यहाँ पर कि लायबिलिटीज़ आर द अमाउंट विच द फर्म्स ऑज टू आउटसाइडर्स एक्सेप्टिंग द अमाउंट ऑन टू ऑनर्स। बात पर थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि लायबिलिटीज़ एक ऐसा अमाउंट है, ठीक, लायबिलिटीज़ एक ऐसा अमाउंट है जो फर्म के द्वारा, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा, फर्म मतलब हम लोग समझ लेंगे बिजनेस के द्वारा। और जब कभी भी हम लोग बिजनेस की बात करेंगे तो इस बिजनेस में हमारे पास सोल ट्रेडिंग बिजनेस, फिर हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस, फिर हमारे पास पार्टनरशिप में भी आपके पास एलएलपी हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास कंपनी का फॉर्मेशन आता है। तो इन तमाम तरह के बिजनेसेस में जब पैसा, कोई भी अमाउंट लाया जाता है आउटसाइडर से, तो उस अमाउंट को हम लोग लायबिलिटीज़ कह सकते हैं। बात को ध्यान रखिएगा, यानी ऐसा कोई भी पैसा, ऐसा कोई भी धन जो बिजनेस के द्वारा आउटसाइडर से, यानी बाहर के लोगों से, बाहर के लोगों की बात की जाएगी, आउटसाइडर्स की बात की जाएगी, तो इस आउटसाइडर में आपका बैंक आ जाता है, कोई भी पर्सनल फाइनेंसर आ जाता है, जो भी एनबीएफसी है वो आ जाती हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोन दे रहा है वो आ जाता है। तो इन तमाम तरह की बातों को हम लोग समझ सकते हैं। अगर कंपनी है तो उसमें डिवेंचर भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इन तमाम तरह की बातों को हम लोग आउटसाइडर में इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पर एक बात और कहा गया है, जो मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, कहा है कि एक्सेप्टिंग द अमाउंट ऑन टू ऑनर्स। और भाई साहब ये बात ध्यान रखना है कि जो पैसा आप बिजनेस के ऑनर से मंगा रहे हैं उसको लायबिलिटी के भी ट्रीट नहीं करेंगे। एक बार और रिकॉल करिएगा, कहा गया है कि लायबिलिटीज आर द अमाउंट विच द फर्म्स ऑज टू आउटसाइडर्स, यानी लायबिलिटीज एक ऐसा अमाउंट है, एक ऐसा धन है जो आउटसाइडर से मंगाया जाता है, और जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटीज में जो पैसा ऑनर के द्वारा दिया जाता है, मंगाया जाता है या फिर इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, उसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप ये बात भी सोचते होंगे कि सर ये बताइए, जो ऑनर से पैसा आता है उसे क्या कहते हैं। जो पैसा ऑनर से आता है भाई साहब ना, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल को हम लोगों ने पहले पढ़ लिया हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं तो डेफिनेशन दिया गया फिनी और मिलर के द्वारा, ये कहते हैं कि लायबिलिटीज आर द डेट्स। जो लायबिलिटीज क्या है, वो डेट यानी कर्जा है भाई साहब, कर्ज है। दे आर अमाउंट ऑन टू क्रेडिटर्स, और जो अमाउंट क्या किया गया है, जो भी हमारे कर्जदार हैं उनके द्वारा लाया गया है हमारी बिजनेस में। ये बातें हमें समझनी हैं। लायबिलिटी का इक्वेशन बनता है तो कहा गया है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। जब हमें लायबिलिटी की कैलकुलेशन करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एसेट में से कैपिटल को माइनस करते हैं तो हमें लायबिलिटी मिल जाती है। अब जब हम लोग इन सब चीज़ों को और बारीकी से समझेंगे, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन को समझेंगे, तो हम लोग समझ पाएंगे कि
क्यों हम लोग लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल ही लिखते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जब मैं आप सभी को अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। हम आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में जो लाइबिलिटीज है उसको हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और सेकेंड है हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब होता है जो लाइबिलिटी बिजनेस ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, ठीक है। यानी जो कर्जा हम लोग नॉर्मल टर्म्स में समझ सकते हैं, जो कर्जा बिजनेस ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, ठीक है। ये बात आप लोग समझेंगे। जब हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर आ जाते हैं और हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, बैंक ओवर जिसे हम लोग कहते हैं, ट्रेड पेबल्स आ जाता है, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास बिल्स पेबल आ जाता है, क्रेडिटर हमारे पास आ जाता है और हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाता है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म लोन्स के साथ हमारे पास आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ओके। तो हमारे पास इस तरीके से लाइबिलिटीज का क्लासिफिकेशन होता है और लाइबिलिटीज में हम लोग इन तमाम चीज़ों की बात को समझते हैं। जब हम लोग बैलेंस शीट को समझेंगे ना तो हम लोग सही तरीके से जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग वन बाय वन समझते चलेंगे और आगे भी जो हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स को पढ़ रहे हैं तो बेसिक टर्म्स में जो भी बातें हमारे उसमें आएंगी यानी टर्म्स में आएंगी उसको हम लोग समझते चलेंगे। आगे हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की। इसमें कहा गया है कि ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल्स ऑन द अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाई द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कहा जा रहा है ना कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यानी जो पर्टिकुलर बिजनेस कोई भी कंपनी कर रही है, जो लगातार वो करती जा रही है। जैसे एग्जांपल समझिएगा कि कोई भी कंपनी है जो फलों का व्यापार करती है, फलों से जूस निकालती है, फल बेचती है और जूस बेचती है। तो जो यह फलों को बेचना और जूस को बेचना क्या हो जाएगा, उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाएगा। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने गुड्स और सर्विस को सेल करने और रेंडर करने के परिप्रेक्ष्य में क्या करती है, जो उसे पैसे मिलने वाले होते हैं उसे हम लोग कह सकते हैं, जो रिसीवेबल्स होता है उसके सेलिंग के परिप्रेक्ष्य में उसे हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, ठीक है। हम लोग इसको एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया है कि ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर्स टू द अमाउंट, ट्रेड रिसीवेबल्स एक ऐसा अमाउंट है, रिसीवेबल्स ऑन द अकाउंट ऑफ सेल, जो अमाउंट क्या है, रिसीवेबल्स है, यानी जिस अमाउंट को हमें रिसीव करना है सेल पे किसी भी गुड्स के और किसी भी सर्विस के रेंडर किए जाने पर, कोई भी सर्विस अगर दी गई है तो उसको हम लोग समझेंगे बाय द कंपनी, किसी भी कंपनी के द्वारा उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। हम लोगों ने अभी समझा कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है। जब हम लोग बात करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स की यहाँ पे क्लासिफिकेशन की तो हमें दो बातें समझ में आती हैं। पहला होता है डेटर्स। डेटर्स एक ऐसा पर्सन है जिसने बिजनेस से उधार में सामान खरीदा हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड और यह ABC लिमिटेड है, इसने किसी पर्सन को जिसका नाम है मुन्ना को 1 लाख रुपए का सामान दिया हुआ है, जिससे यहाँ पर मुन्ना से इसी 1 लाख रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जो मुन्ना है वह क्या हो जाएगा, ABC लिमिटेड का बन जाएगा डेटर, ठीक है। इस बात को आप लोग समझेंगे तो डेटर यही होता है। हम लोग आगे बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल्स की। तो बिल्स रिसीवेबल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिटन फॉर्म में दिया गया है, जो डेटर है उसके द्वारा रेस्पेक्टिव कंपनी को, रेस्पेक्टिव बिजनेस को
कि मैं इतने समय में तुम्हें क्या करूँगा, पैसे वापस कर दूँगा जितने का मैंने तुमसे कोई भी सामान खरीदा हुआ है। तो उस बिल्स को हम लोग कह सकते हैं कि वह बिल्स क्या है, बिल्स रिसीवेबल्स है। अब यहाँ पर जब कभी भी बिल्स रिसीवेबल्स की बात की जाती है तो हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है और प्रोमिसरी नोट उसमें आ जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में लायबिलिटीज़ क्या होती है और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है। लायबिलिटीज़ में हमने इसके डेफिनेशन को समझा और उसके साथ साथ इक्वेशन को समझा। फिर हम लोगों ने समझा कि लायबिलिटीज़ का क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने जब ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करी तो हमने इसके डेफिनेशन को समझा, फिर हमने क्लासिफिकेशन को समझा। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल्स में हमने समझा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और उसके साथ साथ हमारे पास प्रोमिसरी नोट आ जाता है इसके एग्जाम्पल में। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को हमें बताते चलें। आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।